आज मेरे बॉस ने मुझे जल्दी आने को कहा है। मेरा टिफ़िन तैयार हो गया है ना। सुनो, थोड़ा सा ज़्यादा खाना दे देना, मुझे भूख लग जाती है। चलो मैं निकलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत मिलती है। रिया, ओ रिया, सुन रही हो? आवाज़ देते हुए सुदीप बैंक जाने के लिए तैयार था। शाम को तैयार रहना, आज हम सब घूमने चलेंगे और रात का खाना भी बाहर ही खाएंगे। माँ, तुम भी तैयार रहना। अरे, मैं क्या करूँगी जाकर, तुम लोग चले जाना। नहीं, इस बार सुदीप ने जोर देते हुए कहा, बस चलना है, कोई टाल मटोल नहीं। सुदीप उर्मिला जी का इकलौता बेटा था। जब वो करीब 10 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया। बड़ी मेहनत और संघर्ष से उर्मिला जी ने उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। आज सुदीप बैंक में अधिकारी था। समय से अच्छा रिश्ता मिल जाने पर सुदीप का विवाह भी उसने पिछले वर्ष कर दिया। घर में रहते रहते अब उर्मिला जी का कहीं आने जाने का मन भी नहीं होता। जैसे रहने लगो वैसी आदत भी पड़ जाती है। लेकिन आज सुदीप के मनुहार ने उनके मन को भी जाने के लिए तैयार कर लिया। शाम होने वाली थी। उर्मिला जी हाथ मुंह धोकर कपड़ों की अलमारी के सामने खड़ी हो गई। जमाना हुआ ऐसे कहीं गए हुए घूमने, वो भी बेटा बहू के साथ। शायद पहली बार जा रही थी। सोचा कोई अच्छी सी साड़ी पहन के जाऊंगी। सोचकर ही चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। सामने ही उसको वो साड़ी दिख गई जो सुदीप के पिता लेकर आए थे। कितना लड़ झगड़ कर ये साड़ी ली थी उसने कि इस बार मैं सिल्क की साड़ी लूँगी। एक ही बार पहन पाई थी, फिर अचानक ही सुदीप के पिता नहीं रहे। उसके बाद तो जैसे सब कुछ उलट पुलट ही हो गया। साड़ी को कुछ देर सीने से लगाकर एक ठंडी सांस ली और बड़े करीने से साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई। एक बारगी उसे लगा स्वयं को देखकर कि मैं कितनी तितर बितर रहती हूँ। घर पर ना जाने क्या सूझा कि सूने हाथों में एक एक सोने की चूड़ी डाल ली। बालों में जूड़ा बनाकर हल्का सा मेकअप भी कर लिया। तभी सुदीप की आवाज़ आई कि कितना देर कर रही हो रिया, जल्दी करो। अरे, आज सुदीप कब आ गया पता ही नहीं चला। तैयार होकर बाहर निकल ही रही थी कि रिया की आवाज़ आई, मैं तैयार हूँ, माँ को देखो तैयार हुई कि नहीं। उर्मिला जी घर से बाहर निकलकर कार के पास खड़ी हो गई। रिया और सुदीप दरवाजे में ताला लगाकर आ रहे थे कि उर्मिला जी को आवाज़ सुनाई पड़ी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। रिया ने धीरे से हंसते हुए सुदीप से फुसफुसाकर कहा। आवाज़ के साथ उसका हंसता चेहरा देखकर उर्मिला जी के सिर पर जैसे किसी ने घरों पानी डाल दिया हो। सुदीप ने रिया को घूरकर चुप रहने का इशारा किया। अनसुना बनकर किसी तरह उर्मिला जी कार में बैठी। उसके उत्साह पर पानी फिर चुका था। सोच रही थी, क्यों आ गई मैं इनके साथ, और आई तो क्या ज़रूरत थी ऐसे बन ठन कर आने की। पर मैं तो कुछ खास नहीं तैयार हुई हूँ। हाँ, साड़ी का रंग शायद ज़्यादा चटक हो गया होगा। अब उसके जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कुछ भी कहने से सबका मूड खराब हो जाता। खामोश रहते हुए उर्मिला जी खिड़की के बाहर देखती रही। सुदीप और रिया हंसी ठिठोली करते जा रहे थे। बीच में सुदीप ने पूछा भी, क्या हुआ माँ, तुम चुप क्यों हो? तो उसने टालते हुए कहा, नहीं तो बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ तो कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन उर्मिला जी के कान में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। किसी के भी मुंह से ऐसी बात कैसे निकल सकती है? मैं तो कभी रिया के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटी नहीं तो बहू के साथ मैं
मित्रवत रहूँगी और हम सब ढेर सी बातें भी करेंगे, लेकिन सिर्फ उसकी सोच से क्या होता है। घूमते हुए भी उर्मिला जी अनमनी रही। आज तक उसने अपने मन की बात कभी किसी से नहीं किया। होटल में भी किसी तरह खाना खाया और मन ही मन कुछ सोचती रही। फिर एक कठोर विचार के साथ वो वापस घर आई। घर पहुंचने के बाद उर्मिला जी ने सपाट आवाज में सुदीप से कहा, रुको, तुम लोगों से मुझे कुछ बात करनी है अभी। सुदीप ने आश्चर्य से पूछा। रिया भी सुनकर एक पल ठिठकी, फिर जाने लगी। लेकिन उर्मिला जी ने उससे भी कहा, रिया तुम भी बैठो। माँ की ऐसी ठंडी आवाज़ सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए सोफे पे बैठ गए। ऐसी क्या खास बात है? सुदीप ने पूछा। अब उर्मिला जी ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी वो बात सुन ली थी जो तुमने मेरे लिए कहा। रिया का चेहरा सफ़ेद हो गया। सुदीप ने कुछ बोलने का प्रयास किया तो उर्मिला जी ने उसे बीच में ही रोक दिया। आज मैं कहूँगी, तुम लोग सुनोगे। उर्मिला जी ने कहना शुरू किया। बचपन में 4 बहनों में सबसे छोटी थी। पिता अकेले कमाने वाले। घर के खर्च और लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी में हम सब लोगों को अम्मा ने खूब दबा कर रखा। मैं बचपन से बहुत सजने संवरने की शौकीन थी, लेकिन अम्मा का कहना था, ये सब यहाँ नहीं, जब ससुराल जाना वहाँ खूब शौक कर लेना। ये सब ब्याह के बाद ही अच्छा लगता है। वो ज़माना भी ऐसा था। विवाह संयुक्त परिवार में हुआ। मायके में सबसे छोटी और यहाँ सबसे बड़ी बहू बनी। 3 छोटी प्यारी ननदें थीं। उन सब की शादी की जिम्मेदारी भी थी। मैंने अपने मायके में ये परेशानी देखी थी, इसलिए शहर से अपने खर्च काट के इनके लिए पैसा जमा किया। शौक को आगे के लिए छोड़ दिया कि बस इनकी शादी निपटा के फिर देखेंगे कौन सा जीवन बीता जा रहा। ननदों की शादी करके फुर्सत हुए, सोचा अब अपने लिए कुछ भी खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और शौक करेंगे। विधि का विधान देखो कि अचानक तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। उर्मिला जी बिना सांस रोके लगातार बोलती जा रही थी। बस फिर सब खत्म हो गया। अब जीवन पार करने की जिम्मेदारी आ गई। तुम्हारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ अब मुझे अकेले करना था। छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना और घर लौटकर ट्यूशन पढ़ाना, सिर्फ इतना बचा था। मशीनी ज़िंदगी में अपने लिए कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। तुम सरकारी नौकरी में आए तो जैसे मैंने ज़िंदगी का इम्तिहान पास कर लिया। तुमने बताया कि तुमने अपने लिए लड़की पसंद कर ली। मैं और खुश हो गई कि चलो, ये अंतिम जिम्मेदारी भी मेरी ख़त्म हुई। अब मेरे आराम के दिन आए। इतने सालों में मैंने अपने को कभी याद ही नहीं किया। अपनी पसंद नापसंद, शौक कभी किसी को बताया नहीं। अपने कष्ट दुख सब अपने तक सीमित रखा। पर जब आज तुमने मुझे घूमने के लिए कहा तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। सोचा पहली बार तुम लोगों के साथ जा रही हूँ, बिना किसी चिंता के। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरा भी अब खुशी परिवार है। आज तुम्हारे पिताजी की याद आई तो उर्मिला जी की आंखें डबडबा गई। रिया की ओर देख के कहा, बेटा बस इसलिए मैं बूढ़ी घोड़ी। रिया उर्मिला जी से लिपट के रोने लगी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैं कैसे अपने संस्कार भूल गई। सुदीप भी माँ के पैरों में सिर रखकर बैठ गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। मैंने भी कभी रिया को आपके त्याग और संघर्ष की बात नहीं बताई। आज उर्मिला जी अपना सारा गुब्बार निकाल कर शांत हो गई थी। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं नहीं मरती, बल्कि जो उनकी जीवन में
कमी रह गई है, वह कमी को पूरा करने की लालसा हो जाती है। जिन इच्छाओं और अरमानों को उन्होंने कुचल दिया था, उन्हें पूरा करने की आस हो जाती है। हमें उनके इच्छाओं को पूरा करने में उनका हिम्मत बढ़ाना चाहिए, ना कि उन्हें भला बुरा बोलना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।